ये पुराना जीन धनुष क्या चीज है? ये जो आप टीवी देखते हैं, या फिर रेडियो सुनते हैं, लेकिन आज के टाइम में रेडियो बहुत कम ही लोग सुनते हैं। खैर, कभी ना कभी गूगल मैप का यूज किया होगा, या फिर आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं और 10 मिनट में आपके घर पे खाना डिलीवर हो जाता है, या फिर आप न्यूज में सुनते होंगे, वो पहले ही बता देते हैं कि कौन से एरिया में भारी बारिश होने की संभावना है, या फिर एक साइक्लोन कौन से कोस्टल एरिया में हिट करेगा। ये जितनी भी चीजें हैं पॉसिबल है सैटेलाइट के थ्रू। यहाँ तक कि अगर किसी रिमोट एरिया से हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली एक सैटेलाइट के थ्रू ही देख रहे होंगे। और भारत के लिए ये जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, इसे स्पेस तक पहुंचाने वाली जो संस्था है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। अगस्त 12, 1919 गुजरात के अहमदाबाद के एक जैन फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है। ये बच्चा अपने 7 भाई बहन के साथ बड़ा होता है और उस समय में उनके पिताजी की पूरे गुजरात में बहुत सारी टेक्सटाइल की मिल थी। मतलब कि वेल नोन फैमिली से आते थे, बस पैसे के मामले में नहीं, कनेक्शन के मामले में भी। अब ये मैं कनेक्शन के मामले में क्यों बोल रहा हूँ, ये अभी आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। ये जो लड़का है, स्कूल के टाइम से ही इसके अंदर साइंस को लेकर इंटरेस्ट दिखता है। जहाँ पे ये 15 साल का होता है तभी इसने एक ट्रेन इंजन की वर्किंग मॉडल बनाता है। और आज के टाइम में ये जो वर्किंग मॉडल है ये अहमदाबाद के कम्युनिटी साइंस सेंटर में रखी हुई है। ये जो 15 साल का लड़का है, किसे ही पता होगा कि यही आगे चलकर भारत की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रखेगा। ये और कोई नहीं, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई हैं। ये जो अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई है साइंस को लेकर करते हैं। अहमदाबाद के गुजरात कॉलेज से ये अपनी 12th की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं और ये अपनी हायर स्टडीज करने के लिए इनका तो मन होता ही है और फैमिली भी इनकरेज करती है किसी बाहर कंट्री से स्टडी करने को। तो 1938 में ये इंग्लैंड मूव कर जाते हैं और वहाँ के संत जॉन्स कॉलेज से अपनी स्टडीज कंटिन्यू करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज तो सुना ही होगा आपने, उसी के अंडर ये कॉलेज आता है और वहाँ पे ये नेचुरल साइंस को लेकर अपनी स्टडीज करते हैं। ऐसा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने रिकमेंड किया था और महात्मा गांधी जी से भी इनकी बात होती थी और इनके परिवार से अच्छे जुड़े थे। लेकिन उसी टाइम 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है और विक्रम साराभाई को इंडिया वापस आना पड़ता है। वो इंडिया आने के बाद बेंगलोर में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है वो ज्वाइन करते हैं और सर सीवी रमन के अंडर अपना काम कंटिन्यू रखते हैं। सर सीवी रमन के गार्डियंस के अंदर ये कॉस्मिक रे इंटेंसिटी वेरिएशन के बारे में स्टडीज करते हैं और इसके कारण वो आगे चलकर इंटरप्लैनेटरी स्पेस और जियोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं। और 1942 में ही ये अपनी पहली रिसर्च पेपर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्मिक रे पब्लिश करते हैं और 1945 में ये फिर से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले जाते हैं अपने डॉक्टरल रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए और 1947 में वो अपनी पीएचडी कंप्लीट करते हैं और जो उनके थीसिस का टाइटल था वो था कॉस्मिक रे इन्वेस्टिगेशन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। विक्रम साराभाई को स्पेस को लेकर फैसिनेशन तब स्टार्ट होती है जब वो कॉस्मिक रे पे रिसर्च कर रहे होते हैं। हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स कैसे आउटर स्पेस से अर्थ पे कॉन्स्टेंटली बॉम्बार्ड करते हैं। अक्टूबर 1957 ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार एक भारी भरकम ऑब्जेक्ट को अर्थ के ऑर्बिट में भेजा जाता है। अक्टूबर 4 सोवियत यूनियन 83.6 केजी का एक सैटेलाइट स्पेस में भेजती है और इस टाइम से स्पेस एज की शुरुआत होती है और ये इंसिडेंट विक्रम साराभाई के विजन को क्लियर कर चुकी थी इंडिया की अपनी स्पेस प्रोग्राम के लिए। 1964 टोक्यो में ओलंपिक के गेम्स हो रहे हैं और पहली बार ये अक्रॉस पैसिफिक ओशियन लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही है एक अमेरिकन सैटेलाइट के थ्रू। मतलब इतिहास में पहली बार एक गेम जापान में हो रहा है और एक अमेरिकन टोक्यो में हुए बिना अपने घर पे अमेरिका में बैठकर उसे लाइव टीवी पे देख रहा है। और इस चीज को विटनेस करने के बाद भारत जैसे डेवलपिंग नेशन के लिए एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट की पोटेंशियल का अंदाजा तो हो ही गया था। 1947 में विक्रम साराभाई कैम्ब्रिज से इंडिया वापस आ जाते हैं और इंडिया वापस आने के बाद अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च के लिए एक लेबोरेटरी स्टैब्लिश करते हैं और अगले ही साल 1948 में होमी जहांगीर बाबा कन्विंस कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर नेहरू को एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लिए और होमी बाबा को एईसी का पहला चेयरमैन बनाया जाता है। और जो विक्रम साराभाई के द्वारा स्टार्ट की गई लेबोरेटरी थी जिसमें कॉस्मिक रे और अपर एटमॉस्फेयर जैसे डिपार्टमेंट में रिसर्च की जा रही थी और इसकी फंडिंग एईसी यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन के थ्रू आ रही थी। और 1954 में नेहरू जी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, साइंस की फंडिंग को सेंट्रलाइज किया जाता है कैबिनेट लेवल पे और इसी डिपार्टमेंट के अंदर अभी आगे चलकर स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट होता है। और अहमदाबाद में जो लेबोरेटरी होती है वहाँ पे स्पेस साइंस के लिए R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट
का सेंटर बना दिया जाता है और फंडिंग तो एसी के थ्रू आ ही रही थी। और उस टाइम विक्रम साराभाई यंग इंजीनियर्स को रिक्रूट करते हैं और उसी में से एक लड़का, किसको ही पता होगा कि आगे चलकर ये इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन रखेगा। फरवरी 1962 में इंडियन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। ये जो डिपार्टमेंट थी ये DAE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर ही होता है और इसके जो पहले चेयरमैन होते हैं वो विक्रम साराभाई को अपॉइंट किया जाता है। 1964 में ही नेहरू जी की डेथ हो जाती है और फिर लाल बहादुर शास्त्री जी पावर में आते हैं। 1966 में उनकी भी डेथ हो जाती है और तब तक इंडिया की जो स्पेस प्रोग्राम होती है वो विक्रम साराभाई के लीडरशिप के अंडर ही चलती है और फिर पावर में आती है इंदिरा गांधी जी। और 15 अगस्त 1969 को जो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च होता है उसका नाम बदलकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रख दिया जाता है। लेकिन 1960s में यूएस और यूएसएसआर के बीच स्पेस रेस चल रही थी और इंडिया में 1962 में पीएम नेहरू के द्वारा इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च स्टार्ट हो ही गई थी। उसी टाइम अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए, स्पेसिफिकली कहा जाए तो आयनोस्फीयर को स्टडी करने के लिए पहली रॉकेट लॉन्च की तैयारी होती है। केरला के तिरुवनंतपुरम के एक गाँव थुम्बा रॉकेट लॉन्च के लिए चुनी जाती है। थुम्बा ही क्यों? क्योंकि जो अर्थ की मैग्नेटिक इक्वेटर होती है वो ऑलमोस्ट इस जगह पे पड़ता है और ये जगह आयनोस्फीयर को स्टडी करने के लिए स्वीट स्पॉट थी। वहाँ पे एक चर्च होता है और विक्रम साराभाई उस चर्च के बिशप को अप्रोच करते हैं और थुम्बा इसरो के लिए पहली स्पेस सेंटर बनती है। चर्च को लेबोरेटरी बनाया जाता है, बिशप के रूम को ऑफिस, तबेले को केमिकल लैब और नारियल के पेड़ के बगल में ही रॉकेट असेंबल किया जाता है और लॉन्च ग्राउंड बनाया जाता है। ये दोनों आइकॉनिक इमेज तो देखा ही होगा आपने। अमेरिकन साउंडिंग रॉकेट आर्गो B-13 जो नासा ने भिजवाई थी उसकी हेल्प से 21 नवंबर 1963 को शाम के 6:25 में केरला के इस कोऑर्डिनेट से, और लगभग इसके जो पेलोड्स होते हैं वो 30 kg के अराउंड होते हैं और ये 120 किलोमीटर ऊपर जाती है और ये एक सक्सेसफुल लॉन्च होता है। अप्रैल 1975 में इंडिया अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करती है। इंडिया और यूएसएसआर के बीच 1963 में एक एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट में ये था कि यूएसएसआर इंडिया के सैटेलाइट लॉन्च में हेल्प करेगी और बदले में यूएसएसआर इंडिया के पोर्ट्स यूज करेगी। बेंगलोर के पास ही एक फैसिलिटी है, वहां पे सैटेलाइट को डिजाइन और बिल्ड किया जाता है और मात्र 30 महीने में ये बनकर कंप्लीट हो जाता है। लॉन्च से पहले इसके नाम को लेकर थोड़ा डिबेट होता है। 3 नाम सजेस्ट किए जाते हैं। पहला आर्यभट्ट, ये नाम डेडिकेटेड था एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट को। दूसरा जवाहर, ये नाम डेडिकेटेड था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और तीसरा मैत्री, और ये नाम डेडिकेटेड था इंडो सोवियत फ्रेंडशिप को। इन तीनों नामों में इंदिरा गांधी जी ने आर्यभट्ट चुना। 19 अप्रैल 1975 को रशिया के एक लॉन्च साइट से सोवियत रॉकेट के हेल्प से आर्यभट्ट इंडिया की पहली सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। ये जो सैटेलाइट की वेट होती है ये 360 kg के अराउंड होती है और अगर मिशन की कॉस्ट देखी जाए तो उस टाइम $3 मिलियन, अभी की देखी जाए तो 74 मिलियन रुपीस होती है। लॉन्च के 4 दिन 60 ऑर्बिट के बाद पावर फेलियर हो जाता है और 5 दिनों के बाद सिग्नल लॉस्ट हो जाता है, पर इतने ही समय में ये कुछ वैल्यूएबल डाटा कलेक्ट कर लेता है। 1971 में ही विक्रम साराभाई की 52 साल की एज में डेथ हो जाती है। उनका एक विजन था इंडिया के पास खुद का रॉकेट हो, तभी स्टार्ट होती है SLV प्रोजेक्ट। याद है वो यंग इंजीनियर जिनको विक्रम साराभाई ने चुना था, सतीश धवन, उन्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाते हैं। ये और कोई नहीं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम थे। ये जो पहला रॉकेट होता है इसका नाम SLV-3 रहता है। 22 मीटर की लंबाई, 40 kg की पेलोड उठाने की क्षमता और उस पेलोड को अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर अर्थ के लोअर ऑर्बिट में पहुंचाना। 10 अगस्त 1979, 3, 2, 1 इग्निशन, लिफ्ट ऑफ। सब कुछ सही ही चल रहा था और तभी रॉकेट अपनी डायरेक्शन चेंज करने लगती है और हवा में घूमने लगती है और अर्थ से ऊपर जाने की जगह अर्थ की तरफ आने लगती है और बे ऑफ बंगाल में जाके दस साल की मेहनत, उस समय के 20 करोड़ रुपए, अभी देखे जाए तो लगभग 400 करोड़ रुपए, सब बर्बाद। रिव्यू कमेटी बैठती है और पाती है सिस्टम में एक लीकेज थी। लॉन्च के टाइम कंप्यूटर स्क्रीन पे एक बीप भी आती है, लेकिन वहां पे डॉक्टर कलाम एक क्रिटिकल डिसीजन लेते हैं। वो कैलकुलेशन करते हैं तो पाते हैं इनफ रिजर्व फ्यूल है तो हो जाएगा, पर कुछ सही होता नहीं। मीडिया आती है पर APJ अब्दुल कलाम की जगह सतीश धवन मीडिया फेस करते हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ऊपर लेते हैं। What Satish Dhawan said, I want to support my technologists and scientists and staff so that next year they succeed. So he took the whole blame himself. बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है मीडिया के थ्रू, पर उसके 1 साल बाद ही इसरो दूसरा अटेम्प्ट करती है। All stations stand by for the time mark. This is mission control. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
और इस बार SLV-3 रोहिणी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस करता है और इंडिया बिकम द 6th कंट्री जिसके पास खुद की कैपेबिलिटी है सैटेलाइट लॉन्च करने की। और उसके बाद Next year, July 18, 1980, when he succeeded, Professor Dhawan said, you go and conduct the press conference. Do you follow what this means? It means when the failure occurred, the leader took it up. When the success came, he gives to his team. That's the first. नवंबर 14, 2008 चांद की सरफेस की तरफ एक ऑब्जेक्ट तेजी से आता है और फिर से एक फेल्योर नहीं, ये एक मिशन का पार्ट था। जब 15 अगस्त 2003 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चंद्रयान मिशन अनाउंस करते हैं, ये बस एक मून ऑर्बिटर मिशन होने वाला था, यानी एक सैटेलाइट को मून के ऑर्बिट में पहुंचाया जाएगा और वो सैटेलाइट मून की सरफेस की पिक्चर्स लेंगी और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगी। तभी APJ अब्दुल कलाम एक सवाल करते हैं, अगर चांद के इतने पास जा ही रहे हैं तो चांद पे लैंड क्यों नहीं करते? और एक सवाल सबको चेंज कर देता है। ऑर्बिटर के साथ MIP यानी मून इंपैक्ट प्रॉब को भी भेजा जाता है और यही MIP चांद के सरफेस में जाकर क्रैश करती है और जिस जगह पे ये जाकर क्रैश करती है उस जगह का नाम जवाहर पॉइंट रखा जाता है। ऑर्बिटर में एक इंस्ट्रूमेंट होती है M3 मून मिनरोलॉजी मैपर, ये नासा के द्वारा डेवलप की गई थी और चंद्रयान ऑर्बिटर को मून के सरफेस में वाटर मॉलिक्यूल्स के ट्रेसेस मिलते हैं। याद है आपको जब आपने पहली बार बाइसाइकिल चलाना सीखा था, कितनी डिफिकल्टी हुई थी और कुछ ही समय बाद आपको एक बाइसाइकिल रेस जीतनी हो। कैन यू इमेजिन वो कितना डिफिकल्ट होगा? अगर साइकिल चलाना सीखना चंद्रयान मिशन था तो रेस जीतना मंगल तक पहुंचना। Approximately 3 minutes away from the predicted time when the spacecraft telemetry would reach the ground station. और भारत दुनिया का पहला देश होता है जो अपने पहले ही अटेम्प्ट में मंगल के ऑर्बिट तक पहुंचता है। जो मिशन का नाम होता है वो मॉम होता है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मार्स के ऑर्बिट में रहकर मार्स को स्टडी करनी थी। आपने मार्शियन मूवी देखी है? एक्चुअली इस मूवी में है क्या, एक एस्ट्रोनॉट मंगल में फंस जाता है, वहाँ वो कैसे सरवाइव करता है और फिर वहाँ से उसे रेस्क्यू किया जाता है। इस मूवी की जो बजट होती है वो 680 करोड़ रुपए थी और वहीं हम मंगल तक पहुंच जाते हैं 450 करोड़ रुपए में। लेकिन फिर India has lost contact with a lunar explorer just as it was about to land on the surface of the moon. चंद्रयान 2 इस मिशन का ऑब्जेक्टिव चांद के साउथ पोल में पहुंचना था, जो आज तक किसी ने नहीं किया था क्योंकि ये लगभग नामुमकिन था। लेकिन इस मिशन के दौरान जब रोवर चांद के जमीन पे लैंड करने वाला होता है तभी हम रोवर से कनेक्शन खो देते हैं और मिशन फेल्ड। लेकिन ये बस एक छोटी सी सेटबैक थी। फिर चंद्रयान 3 के द्वारा हम ये नामुमकिन भी अचीव कर लेते हैं। विक्रम लैंडर ने चांद के साउथ पोल पे लैंड कर इतिहास बनाया और अभी रिसेंट में ही इंडिया के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर की गई थी पाकिस्तान पे, इस ऑपरेशन में इसरो ने क्रूशियल रोल निभाया था। जो सैटेलाइट्स थी वो बॉर्डर के हर मूवमेंट को कैप्चर कर रही थी, बॉर्डर्स पे जितनी भी एक्टिविटीज हो रही थी उस पर नजर गड़ा के थी और स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए कम से कम 10 सैटेलाइट्स को सिटीजन्स के सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए रखा गया था। पता है जब पहले इंडियन स्पेस पे गए थे राकेश शर्मा, उन्होंने भारत को ऊपर से देखते हुए क्या कहा था? ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा।
2027 में हम अर्थ के लोअर ऑर्बिट में जाने वाले हैं और इस बार सिर्फ सैटेलाइट नहीं होगी, इसमें इंडियंस भी होंगे। एक्चुअली इंडियन एस्ट्रोनॉट होंगे विद पहला गगनयान मिशन। और ये 2025 खत्म होते ही गगनयान मिशन की 90% डेवलपमेंट हो चुकी होगी। अभी अगस्त 2025 में इसरो ने 1:1 का एक मॉडल दिखाया था भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का। 2035 तक की एक लंबी रोड मैप है, तभी भारत का एक अपना स्पेस स्टेशन होगा अर्थ के ऑर्बिट में। दूसरी मंगलयान मिशन की भी प्लानिंग चल रही है, इस बार लैंडर के साथ जाना है। इसकी लॉन्च डेट्स तो ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं हुई है। 2023 में गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया था वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए। शुक्रयान 1 मिशन, इसकी जो लॉन्च की डेट्स हैं मोस्ट प्रॉब्ली मार्च 2028 तक की हैं और कैबिनेट ने जो बजट अप्रूव किया है इस मिशन के लिए वो लगभग 12 बिलियन रुपए है। चंद्रयान 4 की भी प्लानिंग हो रही है, इसकी बजट 21 बिलियन रुपए रखी गई है और इसकी 2028 तक की बात है। और इस मिशन में लूनर सैंपल रिटर्न लेकर आना है। याद है आपको, हमने साइकिल से स्टार्ट किया था। आज अपनी खुद की स्पेस स्टेशन की प्लानिंग कर रहे हैं। एक और चीज है जो साइंटिस्ट और साईफाई मूवी के राइटर्स बताते आ रहे हैं, मल्टी प्लानेटरी स्पीसीज। देखते हैं, आज से 100 साल की बात की दुनिया कोई नहीं इमेजिन कर सकता। हम तो नहीं रहेंगे, पर होपफुली ह्यूमन सोसाइटी रहे। अगर एआई टेक ओवर नहीं कर लेता है तो थैंक यू।